जय हिंद दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स में एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम चैप्टर में इसके पहले मैंने आपको पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर क्वेश्चन बता दिया है। इस वीडियो में आपको हम चौथे नंबर का क्वेश्चन का सॉल्व बताने जा रहे हैं। आपको ध्यान देना है, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है। सबसे पहले इसे अच्छे से हम पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद हम इसे सॉल्व करके आपको बता देते हैं। कहता है, स्टेट वेदर एग्रीकल्चरल इनकम विल बी एडेड टू नॉन एग्रीकल्चरल इनकम फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑफ फॉलोइंग केस और नॉट। आपको ध्यान देना है, इस क्वेश्चन में कहने का मतलब होता है हम कब एग्रीकल्चरल इनकम को नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में ऐड करेंगे। एग्रीकल्चरल इनकम को नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में कब ऐड करेंगे, इसको आपको ध्यान देना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ रूल्स मालूम होने चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कब कितनी इनकम एग्जेम्प्ट होती है, कितनी इनकम टैक्सेबल होती है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो एज होती है लेस देन 60 ईयर, मतलब 80 की जो एज होती है 60 साल से जब कम हो तब क्या होगा, तब आपको ध्यान देना है इसमें। तो 2,50,000 रुपया, 2,50,000 रुपया एग्जेम्प्ट। यहां तक अगर कोई पैसा कमाता है तो क्या होता है, एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है, टैक्स फ्री। इससे ऊपर कमाएगा, इससे ऊपर कमाएगा तो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। इससे ऊपर कमाएगा तब टैक्सेबल होगा। ठीक है, हमारे कहने का मतलब है जब किसी एसएससी की इनकम, किसी पर्सन की इनकम 2,50,000 रुपए से ज़्यादा होगी, मोर देन होगी, लेकिन एज उसकी 60 ईयर से नीचे हो, लेस देन हो, 60 साल से नीचे हो, तो पैसा जो कमाए हो 2,50,000 से ज़्यादा कमाए तो टैक्सेबल होगा, 2,50,000 रुपए से कम कमाए तो टैक्स फ्री होगा। लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम को कब ऐड किया जाएगा, कब ऐड नहीं किया जाएगा, जिस एसएससी की इनकम 2,50,000 रुपए से ज़्यादा होगी और एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 रुपए से मोर देन हो, तब उसे हम क्या करेंगे, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में ऐड करेंगे। किसको, एग्रीकल्चरल इनकम को। कहने का मतलब 3 कंडीशन, एज अगर 60 साल से कम है लेकिन वह 2,50,000 से ज़्यादा पैसा कमाता हो, यानी कि उसकी इनकम टैक्स के दायरे में हो, टैक्स के दायरे में हो, और वह एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 रुपए से ज़्यादा कमाए, तो इस 5,000 को टैक्सेबल वाले में ऐड करेंगे, नहीं तो नहीं ऐड करेंगे। अभी क्वेश्चन मिल रहा है आपको, उसमें आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। अब दूसरा, एज मोर देन 60 ईयर, लेस देन 80 ईयर, इसे क्या कहते हैं, सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के लिए ये जो 2,50,000 रुपया तक एग्जेम्प्ट मैंने लिखा है, उसके लिए होता है 3 लाख रुपया तक अगर वो कमाता है तो एग्जेम्प्ट होगा। 3 लाख रुपया तक अगर वो कमाता है तो एग्जेम्प्ट होगा। इससे मोर देन कमाएगा तो मोर देन 3 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपए से मोर देन कमाएगा तो टैक्सेबल होगा। उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है, यानी कि ए वाली इनकम इसकी टैक्सेबल होनी चाहिए, 3 लाख रुपए से ज़्यादा कमाना चाहिए, और एग्रीकल्चरल इनकम मोर देन 5,000 रुपए से अधिक एग्रीकल्चरल इनकम होगी तब टैक्सेबल होगा। तीसरा नंबर आपको ध्यान देना है, एज मोर देन 80 ईयर, मतलब जिस व्यक्ति की
एज आयु 80 साल से अधिक हो, सुपर सीनियर सिटीजन में आते हैं ना, तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए होगा 5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है। इससे ज़्यादा पैसा कमाएं, मोर देन ₹5 लाख, मोर देन 5 लाख रुपए से ज़्यादा कमाएं और टैक्सेबल कमाएंगे तब क्या होगा, टैक्सेबल होगा। और एग्रीकल्चरल इनकम क्या होगी, 5,000, तब इसमें ऐड करेंगे। यानी कि ध्यान दीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए, जब किसी व्यक्ति की आयु 60 साल से कम हो, एज लेस देन 60 ईयर, और उसकी इनकम 2,50,000 रुपया हो से ज़्यादा हो, और 2,50,000 से ज़्यादा भी हो, और 5,000 से ज़्यादा क्या हो, एग्रीकल्चरल इनकम, तब एग्रीकल्चरल इनकम को इसमें जोड़ेंगे। जब एज 60 साल से अधिक है, 80 साल से कम है, तो 3 लाख रुपया टैक्सेबल में आएगा। 3 लाख रुपया क्या आएगा, 3 लाख रुपये ज़्यादा कमाएं और एग्रीकल्चरल 5,000 रुपये से ज़्यादा हो, तब ऐड करेंगे नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में एग्रीकल्चरल इनकम को। एज मोर देन 60 ईयर, जब 80 ईयर हो तो 5 लाख रुपए तक जो कमाता है, जो अर्निंग होती है वो एग्जेम्प्ट होती है। इससे ज़्यादा कमाएगा तो टैक्सेबल होगा, लेकिन एग्रीकल्चरल 5,000 से अधिक होगी तभी ऐड की जाएगी इसमें। तो दोनों कंडीशन को फॉलो करना है। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें बोल रहा है, 4th में पहला टॉपिक कह रहा है, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर प्रदीप कुमार हु इज़ 50 ईयर ओल्ड इज़ ₹1,40,000 एंड एग्रीकल्चरल इनकम इज 6,000। तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है यहीं पर ऐसे। पहला किसके लिए देख रहे हैं, पहला देख रहे हैं प्रदीप कुमार के लिए, प्रदीप कुमार के लिए। मिस्टर प्रदीप कुमार जी हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, इनकी एज 50 ईयर। तो ये किस कंडीशन में आएंगे, यहाँ की कंडीशन में आएंगे, पहले वाली की कंडीशन में आएंगे, क्योंकि 60 साल से कम है। और इनकी जो इनकम है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो दी गई है 1,40,000, और एग्रीकल्चरल इनकम कितनी दी गई है, 6,000। देखो दोनों कंडीशन अगर फॉलो होगा, जब किसी की एज लेस देन 60 ईयर, दोनों कंडीशन फॉलो होगा, तब एग्रीकल्चरल को नॉन एग्रीकल्चरल में ऐड करेंगे। यानी कि टोटल इनकम भी इसे बोलते हैं, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को क्या बोलते हैं, टोटल इनकम भी इसे बोलते हैं। समझिए इसे क्या बोलते हैं, टोटल इनकम। देखो भैया, पहली कंडीशन फ्लॉप हो रही है, पहली कंडीशन फ्लॉप का मतलब 2,50,000 से कम है, तो दूसरी कंडीशन देखने का कोई मतलब ही नहीं होता। अर्थात लिखा जाएगा विल बी नॉट एडेड, विल नॉट बी एडेड लिख देंगे हम, आंसर में लिखेंगे विल नॉट बी एडेड। ध्यान दीजिएगा, ऐड क्यों नहीं किया जाएगा, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी जो एग्रीकल्चरल इनकम है लेस देन, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम लेस देन 2,50,000, 2,50,000 से ज़्यादा होता तो इसको इस 6,000 को ऐड करते। पहली कंडीशन फ्लॉप है तो दूसरी कंडीशन नहीं लिखी जाएगी। 2,50,000 से ज़्यादा कमाते और एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा होता। एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज़्यादा है, 6,000 है, लेकिन ए वाला कम है, टोटल इनकम कम है, इसलिए विल नॉट बी एडेड आपका आंसर होगा, इसे ऐड नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसे आप, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है दूसरे में क्या कहता है,
दूसरे में कहता है टोटल इनकम ऑफ मिस्टर दिनेश कुमार हु इज़ 67 ईयर ओल्ड इज़ 2,50,000 एंड एग्रीकल्चरल इनकम इज 4,000। इनकी उम्र जो है 67 वर्ष है। इनकी उम्र क्या है, दूसरे नंबर देखिए 67 वर्ष, 67 ईयर इन दोनों के बीच में आएगा। इनके लिए क्या कहा गया है, 3 लाख रुपया तक कमाएंगे। 3 लाख से कम कमाएंगे तो एग्जेम्प्ट होगा, 3 लाख से ज़्यादा कमाएंगे तो टैक्सेबल होगा। लेकिन कमा कितना रहे, इनकी अर्निंग, इनकी टोटल इनकम कितनी है, इनकी टोटल इनकम है 2,50,000 रुपया। 2,50,000 रुपया। देखो कंडीशन फॉलो ही नहीं हो रही है, 3 लाख रुपए से कम है। और एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है, 4,000। इसका मतलब लिखा जाएगा विल नॉट बी एडेड। समझ रहे हैं, नहीं ऐड किया जाएगा। क्यों नहीं ऐड किया जाएगा, क्योंकि इनकी टोटल इनकम जो है वो 3 लाख रुपीज़ से लेस देन है और एग्रीकल्चरल इनकम भी लेस देन है 5,000 रुपये। इनमें दोनों कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है। दोनों कंडीशन का फॉलो होना जरूरी होता है, दोनों में से एक भी ना फॉलो हो तब भी नहीं ऐड करेंगे। तीसरा कहता है, इसको आप लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा कहता है टोटल इनकम ऑफ रेखा, इनकी 35 वर्ष उम्र है, कमा रही हैं 1,70,000 रुपया, एग्रीकल्चर 8,000 रुपया। रेखा जी हैं 1,70,000 कमा रही हैं, इनके पास जो पैसा आ रहा है 1,70,000 आ रहा है रेखा के लिए। और एग्रीकल्चरल इनकम कितना है, 8,000। देखो 2.5 लाख से कम है तो क्या कहा जाएगा, कहा जाएगा विल नॉट बी एडेड। इसको भी ऐड नहीं किया जाएगा, एग्रीकल्चरल इनकम को टोटल इनकम में नहीं ऐड किया जाएगा। क्यों नहीं ऐड किया जाएगा, क्योंकि इनकी इनकम जो है टैक्सेबल के दायरे में नहीं है। उसके बाद चौथा, टोटल इनकम ऑफ सुनीता जी हैं, इनकी उम्र है 56 वर्ष, ये 2,55,000 रुपया कमा रही हैं और एग्रीकल्चरल इनकम 5,600 रुपया है। ध्यान दीजिएगा, कौन है, सुनीता, सुनीता जी हैं। सुनीता कितना कमा रही है, 2,56,000 रुपया, 2,56,000 और एग्रीकल्चरल इनकम 5,600। इसको ऐड किया जाएगा क्योंकि टैक्सेबल से ज़्यादा है और एग्रीकल्चरल इनकम भी इनकी 5,000 रुपये से ज़्यादा है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको एग्रीकल्चरल इनकम से रिलेटेड 5th नंबर क्वेश्चन और 6th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, इसके पहले 4th नंबर क्वेश्चन तक मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन ऑफ लैंड। आपको कंप्यूट करना है एग्रीकल्चरल इनकम। ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे प्यारे प्यारे पेपर में पूछ लिए जाते हैं। कहता है सेल ऑफ प्रोसीड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस 3 लाख। एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट पैदा होता है, गेहूं पैदा हुआ, चावल पैदा हुआ, धान पैदा हुआ, कोई भी फसल हो सकती है, उसको सेल करके 3 लाख रुपया प्राप्त कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ सीड्स, कॉस्ट ऑफ सीड्स का मतलब होता है जब खेत में हम लोग, लैंड में हम लोग बुआई करते हैं तो 20,000 रुपये का बीज लग रहा है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 16,000 रुपीज़। डिप्रिसिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट 7,000 रुपीज़। लेबर चार्ज 45,000 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, खाद, यूरिया, डाई, ये सब होता है 5,000 रुपया। इतना दिया गया है। इतने से आपको एग्रीकल्चरल इनकम कंप्यूट करनी है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। अपनी कॉपी में लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। ऐसे अपनी कॉपी में आपको लिखना है। आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में जो बोला हुआ है उसको हम पढ़ते हैं। सीधा सीधा रूल होता है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। जहाँ जहाँ से अमाउंट कैश हमारे पास रिसीव होगा उसे डेबिट कर देंगे और जहाँ जहाँ कैश हमारे पास से चला जाएगा उसे हम माइनस कर देंगे। सॉरी, मैंने डेबिट बोला है। जहाँ जहाँ से, जैसे प्रोडक्ट को सेल किया गया, जब प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो पैसा आएगा। देखो कहाँ कहाँ से पैसा आया हुआ है। कह रहे हैं सबसे पहले सेल
प्रोसीड्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, लिखा जाएगा सेल्स प्रोसीड्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। कितने का बेचा? बेचा गया है 3 लाख रुपए का। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है कितने में सेल किया गया? सेल किया गया है 3 लाख रुपए का। अब क्वेश्चन में आप देखिए आगे, यहाँ केवल यहीं से पैसा आया हुआ है और कहीं से नहीं आया हुआ है। जहाँ गया हुआ है उसको माइनस कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ सीड्स, कोई भी क्रॉप सेल करते हैं, सेल करने के पहले उसको उसकी बुआई की जाती है, उसमें सीड्स का मतलब बीज लगता है। लिखा जाएगा कॉस्ट ऑफ सीड्स। कितने रुपए की सीड्स लगी? 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपये का बीज लगा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 16,000, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 16,000 रुपीज़। उसके बाद दिया गया है डिप्रिसिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, डिप्रिसिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट मतलब कि जो खेती में एग्रीकल्चरल काम करने में इक्विपमेंट लगे होते हैं उसमें डिप्रिसिएशन लग रहा है। कितने रुपए का? 7,000 रुपये का। उसके बाद आगे क्या दिया है देख सकते हैं आप, लेबर चार्ज, लेबर से काम करवाया जाता है। लेबर चार्ज कितना दिया गया है? 45,000 हो गया आपका। उसके बाद कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, मतलब खाद जो लगी हुई है 5,000 रुपये की। कहने का मतलब जहां जहां से अमाउंट आया है केवल 3 लाख रुपया आया है। खर्च हुआ कॉस्ट ऑफ सीड्स पर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन, लेबर चार्ज, कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स। इसे ऐड कर लेंगे 45,000, 5,000, 50,000, 70,000, 80,000 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 13, इसमें आ जाएगा 93,000 खर्चा हुआ। एक्सपेंसेस हमारा हुआ 93,000। हमारे पास प्रोडक्ट के तौर पे पैसा जो आया हुआ है, प्रोडक्ट को सेल करने पर 3 लाख रुपीज़ आया हुआ है। 3 लाख में 93,000 माइनस कर दीजिए, 2,07,000 रुपया। लिखा जाएगा एग्रीकल्चरल इनकम। 2,07,000 रुपीज़ आ चुका है। इसे आप वीडियो को यहीं पर रोक लेंगे और अपनी कॉपी में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से पैसा आया हुआ है उसको ऐड किया गया है, जहाँ पैसा गया हुआ है उसको लेस किया गया है। इस वीडियो के बाद इसी वीडियो में आपको हम 6 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। सबसे पहले इसे आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चरल इनकम चैप्टर। एग्रीकल्चरल इनकम चैप्टर से रिलेटेड इस वीडियो के माध्यम से आपको हम लास्ट नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको 5th नंबर क्वेश्चन बता दिया है। 6 नंबर क्वेश्चन लास्ट नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला है उसको समझेंगे और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। कहता है मिस्टर अमर हैज़ ई स्टेट ऑफ रबर, टी एंड कॉफ़ी। मिस्टर अमर है, रबर की खेती करते हैं। उसके बाद टी मतलब चाय की खेती करते हैं, कॉफ़ी की खेती करते हैं। ठीक है। कहता है ही डिराइव्स इनकम फ्रॉम देम। इनकी इनकम जो नीचे दी गई है उससे रिलेटेड कहा गया है। ही हैज़ आल्सो नर्सरी। उनकी जो इनकम है, इनकम नर्सरी से भी होती है। नर्सरी का मतलब होता है जहाँ पर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। पेड़ पौधे जैसे आम का, बबूल का, ठीक है, पेड़ होता है, जो भी पेड़ होते हैं उसके उगाए जाते हैं। उसके बाद कह रहा है वेर इन ही ग्रॉस प्लांट। इनके पास ग्रॉस की प्लांट है।
उसमें एंड सेल देम, मतलब पेड़ पौधों को उगाते हैं, उसको बेचते हैं। उसके बाद कहते हैं फॉर द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कह रहा है, ही फर्निश द फॉलोइंग पार्टिकुलर हैज सोर्स ऑफ इनकम, मतलब जो नीचे दिया गया है आपके सामने, इनकी सोर्स ऑफ इनकम दी गई है। उसके बाद कहता है ई स्टेट एंड सेल ऑफ प्लांट्स, ई स्टेट मतलब खेती करने से और प्लांट मतलब पौधों को बेचने से इनकी जो इनकम होती है। फर्स्ट नंबर मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर फ्रॉम लेटेक्स फॉर लैब, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, रबर की खेती करते हैं, कितने उससे इनकम होती है इनकी 4 लाख रुपए की इनकम होती है। उसके बाद इनकम फ्रॉम कॉफ़ी स्टेट, कॉफ़ी की खेती, ई स्टेट का मतलब खेती करना, कॉफ़ी की खेती से इनकी जो इनकम होती है 2,80,000 रुपया दिया गया है, 2,80,000 रुपया। उसके बाद इनकम फ्रॉम टी स्टेट 5,10,000 रुपया चाय की खेती से कमाई कर रहे हैं। सेल ऑफ प्लांट फ्रॉम नर्सरी, नर्सरी है इनके पास, पौधों को बेचते हैं, पौधों को बेचते हैं, 80,000 रुपया उससे कमाई करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम असेसमेंट ईयर, आपको टैक्सेबल इनकम मालूम करना है। आपको मैंने एक बात बताई है, एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होता है जब किसी की टैक्सेबल इनकम मतलब एग्जेम्प्ट इनकम हो, और वहाँ पर एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होता है। तो आपको कंप्यूट करना है यहाँ पर कि कौन सी इनकम कंप्यूट करना है, टैक्सेबल इनकम। आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, ऐसे लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। जब आप कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम लिखेंगे तो उसके आगे आपको क्या ध्यान देना है, उसके आगे आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले इन्होंने रबर के लिए कहा है, उसके बाद कॉफ़ी के लिए कहा है, उसके बाद चाय के लिए कहा है, उसके बाद प्लांट से इन्होंने नर्सरी के लिए कहा है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट देखना है। जब आप फर्स्ट देखेंगे तो कहा गया है मैन्युफैक्चर ऑफ रबर फ्रॉम लेटेक्स। समझिए, रबर की अगर कोई व्यक्ति खेती करता है रबर की, तो शुरुआत में मैंने बताया होगा, नहीं बताया होगा तब जान लीजिए। रबर की कोई व्यक्ति ई स्टेट करता है, खेती करता है, तो 35% नॉन एग्रीकल्चरल, 100% में से 35% नॉन एग्रीकल्चरल और 65% एग्रीकल्चरल होता है। तो आपको एग्रीकल्चरल इनके एग्जेम्प्ट होता है, आपको टैक्सेबल मालूम करना है, आपको टैक्सेबल मालूम करना है। टैक्सेबल का मतलब आपको लिखना पड़ेगा नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 4 लाख रुपया दिया है, 4 लाख रुपये में 65% एग्रीकल्चरल हो जाएगा, 35% 35% नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। आपको लिखना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर की मैन्युफैक्चरिंग कितने रुपए से किया है, 35% ऑफ 4 लाख, 4 लाख का 35%। कितना निकाला जाएगा 4 लाख का 35%? 4 लाख का 35% आएगा 1,40,000। ये आपका टैक्सेबल के दायरे में आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका टैक्सेबल के दायरे में आएगा 1,40,000। एक बार फिर समझिए, 100% में 35% नॉन एग्रीकल्चरल होगा और 65 एग्रीकल्चरल होगा। तो एग्रीकल्चरल से आपको नहीं मतलब, आपको नॉन एग्रीकल्चरल, क्योंकि जो टैक्सेबल है उसको पूछ रहा है। दूसरा समझ में आया, 4 लाख का 1,40,000 लिख दिया गया, ठीक है। कह रहे हैं मैन्युफैक्चरर और कॉफ़ी की अगर कोई खेती की जाती है, एक होती है कॉफ़ी को भुनाया जाता है, तपाया जाता है,
उसको और ज़्यादा मिक्स किया जाता है। तो उसमें 35% नॉन एग्रीकल्चरल होता है, 65% एग्रीकल्चरल होता है। लेकिन ऐसे सिंपल में कॉफ़ी दिया है, इनकम फ्रॉम कॉफ़ी इस्टेट लिखेंगे, इनकम फ्रॉम कॉफ़ी इस्टेट। ध्यान दीजिएगा, कॉफ़ी इस्टेट कितने रुपए की इनकम है? 2,80,000 रुपया दिया है, 2,80,000। लेकिन इसमें आपको निकालना पड़ेगा 25% नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी, बिजनेस की इनकम होगी। क्या परसेंट? 25% नॉन एग्रीकल्चरल। तो कितने का 25%? 2,80,000 का 25%। 2,80,000 का जब आप 25 कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 70,000। इसको आप समझते चलिए। कहने का मतलब अगर कॉफ़ी से 100% पैसा कमाया जाएगा, 100% में सिंपल कॉफ़ी है तो 25% एग्रीकल्चर होगा, 75% नॉन एग्री 25% नॉन एग्रीकल्चरल, 75% एग्रीकल्चरल होता है। तो आपको नॉन एग्रीकल्चरल से मतलब है, नॉन एग्रीकल्चरल टोटे का निकाल के रख देंगे। उसके बाद है, कहता है तीसरा, टी स्टेट, इनकम फ्रॉम टी स्टेट। ठीक है, तीसरा इनकम फ्रॉम टी स्टेट। टी स्टेट से कितना पैसा कमाया गया है? 5,10,000 रुपीज़, 5,10,000। क्या परसेंट निकाला जाएगा? निकाला जाएगा 40%। चाय में अगर कोई टी की खेती करता है तो 100 पे से 60% एग्रीकल्चरल होगा, 40% नॉन एग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चरल एग्जेम्प्ट माना जाएगा और क्या माना जाएगा? 40% टैक्सेबल बिजनेस इनकम मानी जाएगी। तो 5,10,000 का 40% जब निकाला जाएगा तो आ जाएगा 2,04,000 रुपया, 2,04,000। उसके बाद आपको ध्यान देना है फोर्थ नंबर क्या ध्यान देना है? फोर्थ में कहता है कि सेल ऑफ प्लांट फ्रॉम नर्सरी, सेल ऑफ प्लांट फ्रॉम नर्सरी। नर्सरी में टोटल नील होगा, टोटल एग्रीकल्चरल इनकम होगा, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कोई नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी एग्रीकल्चरल में होती है। आपको ध्यान देना, एक बार फिर से, आप कभी नहीं पढ़े होंगे तो आपको समझ में आना चाहिए। रबर की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो रबर में 65% एग्रीकल्चरल, 35% नॉन एग्रीकल्चरल। उसके बाद दूसरा है कॉफ़ी में होती है तो कॉफ़ी में 25% नॉन एग्रीकल्चरल और 75% एग्रीकल्चरल। यहाँ पर 100% में से 60% एग्रीकल्चरल, 40% नॉन एग्रीकल्चरल, 40%, 65%, 25%, यही 3 पर आपको नज़र रखना है बस। ठीक है, टी है और रबर है तो 35% लिखना पड़ेगा नॉन एग्रीकल्चरल में। उसके बाद कॉफ़ी है तो 25% नॉन एग्रीकल्चरल में, और टी है तो 40% नॉन एग्रीकल्चरल में। नर्सरी से पैसा कमा रहे हैं तो पूरा एग्जेम्प्ट होगा, पूरा नील होगा। तो आपको 4,14,000 टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। 4,14,000 टैक्सेबल इनकम आपकी हो जाएगी। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर है एग्जेम्प्टेड इनकम। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो के माध्यम से इनकम टैक्स के एग्जेम्प्टेड इनकम वाले चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको ध्यान देना है, इस चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन लॉन्ग में या शॉर्ट में पेपर में 100% पूछा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है एग्जेम्प्टेड इनकम। एग्जेम्प्टेड इनकम को हिंदी में कहते हैं कर मुक्त आय। ऐसी इनकम जिसे टोटल इनकम में ऐड नहीं किया जाता, या ऐसी इनकम जिस पर टैक्स नहीं लगाया जाता, उसे एग्जेम्प्टेड इनकम कहते हैं। आपको ध्यान देना है, पूरी वीडियो को देखना है।
इसके पहले जो भी वीडियो मैंने आपको दी है, अगर आपने नहीं देखा है, नहीं सुना है, नहीं समझा है, तो उसको भी देखिए, सुनिए और समझिए, नोट्स जरूर बनाइए। आपको अपनी कॉपी में मीनिंग ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कहता है आपके सामने जो दिख रहा है उसको मैं पढ़ करके अच्छे से समझाने जा रहा हूं। कहता है इनकम टैक्स इज नॉट चार्जेबल ऑन ऑल टाइप ऑफ इनकम। ऐसी इनकम जिस पर इनकम टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है, ऐसी इनकम, ऐसी कमाई जिस पर इनकम टैक्स ना चार्ज नहीं किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? एग्जेम्प्टेड इनकम। कहता है अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट देयर आर सर्टेन इनकम विच आर एग्जेम्प्ट, इनकम विच आर नॉट इंक्लूड इन द नेट टैक्सेबल इनकम ऑफ द एसएसी। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ऐसी इनकम पर ना तो कोई टैक्स चार्ज किया जाएगा, ना तो उसे नेट टोटल इनकम में, एसएसी की इनकम में ऐड किया जाएगा। सिंपल डिफिनेशन आप समझ लीजिए। सिंपल में कहते हैं ऐसी इनकम जिस पर ना तो कोई टैक्स लगे, ना तो उसे हम किस में ऐड करेंगे? टोटल इनकम में ऐड करेंगे, एसएसी की, उसे हम एग्जेम्प्टेड इनकम कहते हैं। आगे कहा है दस एनी इनकम दैट आर फ्री फ्रॉम द लायबिलिटी ऑफ टैक्स इज कॉल्ड एग्जेम्प्ट इनकम। मतलब कि एनी इनकम दैट फ्री फ्रॉम द लायबिलिटी, ऐसी इनकम जिस पर टैक्स देने की कोई लायबिलिटी ना हो, कोई लायबिलिटी ना हो, कोई जिम्मेदारी ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? एग्जेम्प्टेड इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम टाइप्स ऑफ थ्री, तीन प्रकार की एग्जेम्प्टेड इनकम होती है। एग्जेम्प्टेड इनकम तीन प्रकार की होती है, जिसमें पहला है एग्जेम्प्ट इनकम फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एसएसी। ऐसी इनकम जो सभी एसएसी के लिए एग्जेम्प्ट होती है। ऐसी इनकम जो सभी एसएसी के लिए, एसएसी का मतलब टैक्स देने वाला, करदाता, उसके लिए, सबके लिए चाहे जो होगा, एग्जेम्प्ट होगी। उसके बाद एग्जेम्प्टेड इनकम फ्रॉम सैलरी एम्प्लॉइज एसएसी। ऐसी एग्जेम्प्टेड इनकम जो केवल सैलरी पर्सन के लिए एग्जेम्प्ट होती है। सैलरी पर्सन का मतलब होता है जो कहीं पर नौकरी करते हैं, जिनको सैलरी मिलती है, एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट होती है। उसके बाद थर्ड नंबर आप देखेंगे, थर्ड कहता है एग्जेम्प्टेड इनकम फॉर फॉरेन सिटीजन और नॉन रेजिडेंट्स इंडियाज एसएसी। ऐसी इनकम जो विदेशी लोग हैं, जो इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट हैं। नॉन रेजिडेंट का मतलब अनिवासी हैं। इसके बाद आप जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको मिलेगा रेजिडेंट एंड टैक्स लायबिलिटी वाला चैप्टर, उसमें आपको रेजिडेंट्स एंड टैक्स लायबिलिटी वाले चैप्टर में पता लगेगा नॉन रेजिडेंट कौन होता है, रेजिडेंट कौन होता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होता है, ठीक है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होता है। ये सब चीज़ें आपको पीछे मिलेंगी। हमारे कहने का मतलब तीन टाइप्स हैं एग्जेम्प्टेड इनकम के। ऐसी इनकम, ऐसी एग्जेम्प्टेड इनकम जो सबके लिए एग्जेम्प्ट है। दूसरा नंबर ऐसा है जिसमें केवल सैलरी पर्सन, सैलरी वाले एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट है। तीसरा है जो फॉरेन वाले हैं, नॉन रेजिडेंट हैं, उनके लिए एग्जेम्प्ट है। तीन टाइप्स हैं। तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% किसी भी ईयर में आप पेपर देंगे पूछा जरूर जाएगा। तो एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे जो इनकम सभी के लिए एग्जेम्प्ट हो, उसे सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं। ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एसएसी, ऐसी इनकम जो सभी के लिए एग्जेम्प्ट हो, कोई भी टैक्स के दायरे में ना आए, उसे कहेंगे क्या? उसे कहेंगे हम लोग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एसएसी, ठीक है, एग्जेम्प्टेड इनकम।
एक एक करके पढ़ते हैं। जिसे दिया गया है एग्रीकल्चरल इनकम, कोई भी पर्सन चाहे कोई व्यक्ति कमाए, चाहे कोई कंपनी, चाहे कोई फर्म, सब के लिए एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होता है। एग्रीकल्चरल इनकम सब के लिए एग्जेम्प्ट होता है, किसी को भी टैक्स उस पर नहीं देना पड़ता है। लेकिन हाँ, पीछे जो आपने चैप्टर पढ़ा उसमें एक क्वेश्चन नंबर 4 आया, कब उसे टोटल इनकम में ऐड करते हैं, कब नहीं ऐड करते हैं, लेकिन बाद में उसको लेस भी कर लिया जाता है। वो एक अलग तरीके का है। अर्थात आपके दिमाग में आपको सेट करना है एग्रीकल्चरल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। दूसरा नंबर है इनकम फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ऐसी इनकम जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की हो। हिंदू का मतलब हिंदू मुसलमान से नहीं होता। जिस परिवार में कई लोग काम करते हैं, कई लोग कमाई करते हैं, जिस फैमिली में कई लोग कमाई करते हैं, पीछे ही टैक्स दे चुके हैं, उसके बाद सब लोगों की इनकम इकट्ठा की जाती है घर में, तो उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता। इसे कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की इनकम। जैसे मैं कमा रहा हूँ, हमारे घर में कोई और कमा रहा है, कोई और कमा रहा है, 3-4 लोग कमा रहे हैं, तो पीछे टैक्स दे चुके हैं, तो क्या जब इकट्ठा पैसा कहीं पर जमा किया जाएगा, कहीं पर इन्वेस्ट किया जाएगा, घर में आएगा, तो उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी पीछे टैक्स हो चुका है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी से कोई मतलब नहीं होता इसमें। ठीक है। तीसरा नंबर है पार्टनर्स शेयर इन अ पार्टनरशिप फर्म। अगर आप कहीं पर कोई भी असेसी, कहीं किसी बिजनेस में पार्टनर है, पार्टनर का मतलब साझेदार है, तो पार्टनर में 2 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं, मैक्सिमम 20 लोग होते हैं। कोई भी पार्टनर अगर पार्टनरशिप का शेयर पाता है तो एग्जेम्प्ट होता है। क्यों एग्जेम्प्ट होता है? सबसे पहले कोई भी पार्टनर अगर होगा तो उसे क्या करना पड़ता है? पार्टनरशिप पहले प्रॉफिट कमाती है, फिर गवर्नमेंट को टैक्स देती है, उसके बाद जो पैसा बचता है उसे बांट दिया जाता है पार्टनर में। पार्टनरशिप को जो शेयर मिलता है उसके पहले उस पर टैक्स दिया जा चुका है, इसीलिए एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है। उसके बाद है 4 इनकम फ्रॉम अंडरटेकिंग इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमी एक्टिविटी करें, अगर आपको इनकम होती है, अंडरटेक कर लिया जाता है सरकार के द्वारा, और उसके बदले में कोई आपको इकोनॉमिकल प्रॉफिट दिया जाता है, तो ऐसी इनकम पर टैक्स नहीं लगाया जाता, एग्जेम्प्टेड इनकम होती है। क्या बोल रहा है? इनकम फ्रॉम अंडरटेकिंग इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कहीं पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, कोई भी जगह है, कोई भी स्थान है, उसको सरकार अंडरटेक कर लेती है, उसके बदले में जिसका अंडरटेक करती है उसको कुछ पैसा देती है, मतलब ले लेती है, उसको कुछ कंपनसेशन देती है, पैसा देती है, तो ऐसी इनकम को एग्जेम्प्टेड इनकम के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद आपको आगे ध्यान देना है 5th नंबर कंपनसेशन रिसीव बाई विक्टिम्स भोपाल गैस लीक। भोपाल गैस लीक का एक मामला हुआ था। भोपाल में गैस लीक हुई थी, उसमें हज़ार लोग मर गए थे। उसमें कुछ लोगों को कंपनसेशन दिया गया। जब कंपनसेशन दिया गया तो उस पर क्या होता है, उस पर कोई पैसा जो कंपनसेशन मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। भोपाल गैस में कोई भी आपदा आ गई, उत्तराखंड में आपदा आती रहती है, देखो, तो वहाँ जहाँ पर कोई आपदा आती है, कोई कंपनसेशन वहाँ पर दिया जाता है, तो उसे हम टैक्सेबल के दायरे में नहीं रखते। ऐसी इनकम को एग्जेम्प्टेड इनकम कहते हैं। अगला है कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम एनी अदर डिसएस्टर। मतलब कि कोई अदर, मैंने अभी बता दिया, कोई अदर, मैंने उत्तराखंड का नाम ले लिया। रेलवे में कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं ना, बहुत सारी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो ऐसी कोई कंपनसेशन मिलता है तो एग्जेम्प्ट होता है। 6 नंबर पढ़ने के बाद आपको ध्यान देना है 7th नंबर पर। 7th नंबर पे क्या कहता है? कहता है सम रिसीव फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस। देखो, लाइफ इंश्योरेंस बहुत सारे लोग LIC
कंपनी में पैसा जमा करते हैं, बीमा इंश्योरेंस करवाए रहते हैं। इंश्योरेंस जब करवाया गया रहता है तो जब किस्त भरी जाती है तभी टैक्स देना पड़ता है। तो जब आप रसीद देखेंगे उसमें तो उसमें दिया रहता है। लेकिन जब वो पैसा किस्त पूरा हो जाती है, पैसा मिलता है, इकट्ठा पैसा मिलता है, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़, जिसकी जैसी पॉलिसी होती है, तो उस पर सरकार को फिर टैक्स नहीं देना पड़ता। सरकार उस पर LIC के पैसे पर, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में जो के रूप में जो आपने जमा किया है उस पर सरकार टैक्स नहीं लेती है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला है अमाउंट रिसीव फ्रॉम पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर कोई पब्लिक प्रोविडेंट फंड से कंपनियों में मिलता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड से अगर आपको कोई इनकम होती है, SEC को कोई इनकम होती है, अभी सब आगे मिलेंगे, पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है, इंश्योरेंस क्या है, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको कम समझ में आएंगी। पब्लिक प्रोविडेंट फंड से अमाउंट जो मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है। उसके बाद 9th नंबर है पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि अकाउंट लड़कियों के लिए होता है, लड़कियों के लिए, लड़कियों को समृद्धि बनाने के लिए होता है। ऐसे अकाउंट से अगर कोई इनकम होती है SEC को तो वो भी एग्जेम्प्ट होगी। इस सब के लिए एग्जेम्प्ट है जितना मैं बता रहा हूँ। उसके बाद है पेमेंट अप टू 40% ऑफ पेमेंट रिसीव फ्रॉम क्लोजर नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत 40% पैसा जो होता है, अगर आपको पेमेंट हो रहा है पेंशन स्कीम के अंतर्गत, इकट्ठा पैसा मिल रहा है। कुछ लोग कहते हैं जैसे नौकरी में रहते हैं, कहते हैं पेंशन बेच दिया ना, तो इसे एग्जेम्प्ट कहते हैं, 40% एग्जेम्प्ट होता है। 11th है एग्जेम्पशन ऑन पार्टियल विड्रॉल बाय एम्प्लॉय फ्रॉम नेशनल। मतलब कि पेंशन से अगर कोई विड्रॉल कर लिया जाता है, कहते नहीं है पेंशन मिलेगा 20,000 25,000 रुपया महीना, कुछ लोग कहते हैं पेंशन को सेल कर दिया, पेंशन को बेच दिया तो पैसा इकट्ठा मिल जाता है। जितना % आप बेचेंगे उतना % आपको पैसा इकट्ठा मिल जाएगा, बाकी जो रहेगा पेंशन के रूप में धीरे धीरे मिलता रहेगा। जब पेंशन के रूप में धीरे धीरे वो मिलता रहेगा तो जो पार्टली आपने बेच दिया, पार्टली आपने सोल्ड कर दिया, उससे जो आपको इनकम हुई, जो आपने पैसा रिसीव किया, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट नंबर में कह रहा है पेमेंट रिसीव फ्रॉम सुपर एनुएशन फंड। अगर कोई पेमेंट सुपर एनुएशन फंड के से रिलीज़ होती है, कोई रिसीव होती है, तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, अर्थात एग्जेम्प्ट होता है। नेक्स्ट नंबर है नोटिफाइड स्पेशल अलाउंसेस। अगर आपको मिलते हैं, अगर आपको स्पेशल भत्ता मिलता है किसी काम को करने के लिए, तो इस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। उसके बाद कह रहा है एग्जेम्पशन ऑफ इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आपने गवर्नमेंट की सिक्योरिटी परचेज की है, डिवेंचर शेयर परचेज किया है और शेयर पे डिविडेंड मिलता है, तब एग्जेम्प्ट होगा। अगर आपको डिविडेंड के अलावा अगर आपने डिवेंचर परचेज किया है, डिवेंचर पर इंटरेस्ट मिलता है, तब भी आपका एग्जेम्प्ट होगा, आपकी इनकम जो होगी एग्जेम्प्ट होगी। अगला है स्कॉलरशिप आपको मिलती है, स्कॉलरशिप आपको एग्जेम्प्ट होगी। उसके बाद अलाउंसेस ऑफ MPs एंड MLA अलाउंसेस। सांसदों और विधायकों को, MP को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और यानी कि विधायक को जो अलाउंसेस मिलते हैं वो पूरे के पूरे अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होते हैं, और इनकी जो सैलरी होती है इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होती है, इसको याद रखिएगा। कोई अवार्ड्स आपको मिलता है, कोई पुरस्कार आपको मिलता है, कोई अवार्ड्स मिलता है, उससे जो इनकम होगी वो क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। उसके बाद कहता है पेंशन गैलेंट्री अवार्ड विनर्स। अगर कोई पेंशन गैलेंट्री अवार्ड किसी को मिलता है तब भी क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। उसके बाद फैमिली पेंशन किसी को मिलती है, फैमिली पेंशन किसी को मिलती है फैमिली चलाने के लिए, तो ये भी क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्लेस की एनुअल वैल्यू एग्जेम्प्ट होती है। कोई जगह है उसकी एनुअल वैल्यू अगर मालूम की जाए, साल भर की वैल्यू क्या है, तो वहाँ से जो इनकम होगी वो भी एग्जेम्प्ट होगी। नंबर है आपको ध्यान देना है इन एग्जेम्पशन टू इनकम ऑफ आ सिक्योरिटेशन फंड। सिक्योरिटेशन फंड से अगर कोई इनकम होती है तो भी क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। उसके बाद 22 कह रहा है एग्जेम्पशन टू इनकम ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड डिपॉजिटर्स। अगर इनकम होती है, कोई डिपॉजिट आपने किया है, कोई कहीं पर पैसा लगाया है, आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ से अगर कोई इनकम होती है तो उसे भी एग्जेम्प्ट के अंदर लिखते हैं।
अगला है सब्सिडी रिसीव फ्रॉम टी बोर्ड, चाय का बोर्ड बना है, जो लोग चाय का प्रोडक्शन करते हैं उनको सरकार सब्सिडी देती है उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, तो ये भी क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। अगला है सब्सिडी रिसीव फ्रॉम अदर नोटिफाइड बोर्ड, अगर कोई नोटिफाइड है गवर्नमेंट के द्वारा, कोई भी बोर्ड हो, वहाँ से अगर आपको मिलता है खेती करने के लिए, इनकम वहाँ से अगर होती है, अगर आपको सब्सिडी मिलती है तो उसे भी एग्जेम्प्ट रखेंगे। उसके बाद है इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड का मतलब क्या होता है, जो लोग छोटे बच्चे होते हैं जो कमाई करते हैं, 14 साल के होते हैं, 15 साल के होते हैं, जो कमाई करते हैं, उनकी इनकम को भी फ्री वो होता है, टैक्स फ्री है, एग्जेम्प्ट है। अगला है इनकम फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ यूनिट्स, अगर कोई यूनिट्स आप ट्रांसफ़र करते हैं उससे जो इनकम होती है उसे भी एग्जेम्प्ट के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट नंबर है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी से अगर कोई इनकम होती है तो आपको क्या करना है, एग्जेम्प्ट। तो पेपर में कोई 10 पूछता है, कोई 15 पूछता है, हो सकता है इसमें मैंने आपको बताया कितना 27 बताया, 27 में 27 हो सकता है ना याद हो पाए आपको, लेकिन 10-12 याद हो जाएगा। कौन कौन सा याद हो जाएगा उसको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे पहला है एग्रीकल्चरल इनकम, दूसरा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तीसरा है पार्टनरशिप से जो शेयर मिलता है, चौथा है कंपनसेशन जो मिलता है भोपाल गैस वाले से, ठीक है। अगर कोई कंपनसेशन मिलता है 1 से लेकर 6 तक याद हो जाएंगे आपको। उसके बाद LIC वाला याद हो जाएगा, LIC वाला जो LIC का पैसा मिलेगा वो याद हो जाएगा। उसके बाद प्रोविडेंट फंड वाला याद हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई सब्सिडी मिलती है, अगर कोई स्कॉलरशिप मिलती है, अगर कोई अवार्ड मिलता है, ये सब चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। जान रहे हैं, डिविडेंड कोई मिलता है मतलब लाभांश किसी कंपनी में कोई मिलता है तो 10-12 आपको इसमें से सुकन्या समृद्धि वाला याद हो जाएगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड वाला याद हो जाएगा, और सांसद विधायक भत्ता ये तो याद हो जाएगा नेताओं का, ठीक है, ये तो जल्दी याद होगा। तो जो आपको आसान लगे उसको आप इसमें से याद कर लेंगे, 10-12 याद कर लेंगे, 15 याद कर लेंगे, उतने में आपका काम हो जाएगा। 27 की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 27 की ज़रूरत केवल प्रैक्टिस के लिए पड़ती है, पूरे इनकम टैक्स की ज़रूरत कहीं नहीं पड़ती है, पूरे इनकम टैक्स की ज़रूरत कहीं नहीं पड़ती है, कहीं कहीं पर पार्ट में पड़ती रहती है, उसी हिसाब से यूज किया जाता है। इसे आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। नेक्स्ट में आपको बताएंगे सैलरी पर्सन के लिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है सैलरी पर्सन के लिए कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।